नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में अभी तक हमने 52 से 62 जो अनुच्छेद थे उनके बारे में चर्चा की और उसके निर्वाचन के बारे में चर्चा की, राष्ट्रपति पद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, अधिकार क्षेत्र हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, तो बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। जैसा कि विदित है, भारत का जो राष्ट्रपति उसकी शक्तियों को या उसके क्षेत्राधिकारों को दो भागों में बांटते हैं। भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। दो पार्ट बन गए, आपातकालीन शक्तियां और सामान्यकालीन शक्तियां। अब इनका विभाजन करते हैं। सामान्यकालीन शक्तियां 4 प्रकार की होती हैं बेटा। पहली, कार्यपालिका संबंधी। दूसरी, विधायिका संबंधी। तीसरी, वित्तीय। चौथी, न्यायिक। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां दो हैं, सामान्यकालीन, आपातकालीन। सामान्यकालीन 4 भाग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका, वित्तीय और न्यायिक। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 52 में आंतरिक अशांति व बाहरी आक्रमण। आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण अनुच्छेद 352 में। 56, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तंत्र की विफलता मतलब किसी राज्य की सरकार के या संविधान के तय मापदंडों के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो वहां भारत का राष्ट्रपति शासन लगाता है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। और अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 352 में भारी आक्रमण, आंतरिक अशांति यानी वो राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। इधर सामान्यकालीन शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक। अब दोस्तों, हमें क्या करना है? अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले सामान्यकालीन शक्तियां और उसके बाद में आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करनी है। जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं उनमें पहली है कार्यपालिका शक्तियां। देखो, भारत के राष्ट्रपति को भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना गया है, या फिर भारतीय कार्यपालिका भारत का राष्ट्रपति ही है। तो कार्यपालिका संबंधी उसको कौन कौन से अधिकार हैं वो देखने हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। भारतीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये प्रश्न है, क्योंकि भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है बेटा, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। तो नाम मात्र का तो राष्ट्रपति होता है, और पूछा जा सकता है वास्तविक कौन होता है? भारतीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो होता है भारत का प्रधानमंत्री।
क्लियर। नंबर 2, राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को नियुक्त करता है, उन्हें शपथ दिलाता है और उनसे त्यागपत्र स्वीकार करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भारत के प्रधानमंत्री और उसकी टीम यानी मंत्री परिषद को नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा और जरूरत पड़ने पर त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही स्वीकार करेगा। नंबर 3, केंद्र सरकार से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही करता है। उनको नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और जरूरत पड़ने पर त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही स्वीकार करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार से जुड़े पदाधिकारी और अधिकारी होते हैं। नंबर 4, केंद्र सरकार के समस्त पुरस्कार, सम्मान व उपाधियां, भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, उपाधियां हैं, वो भारत का राष्ट्रपति ही प्रदान करता है। इतना ही नहीं, भारत के किसी व्यक्ति को अगर विदेश में भी किसी पुरस्कार, उपाधि या सम्मान से नवाजा जा रहा है तो उसकी भी औपचारिक स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति से लेनी होती है। तो ये पुरस्कार वगैरह भी राष्ट्रपति ही देता है। पुरस्कार कौन से होने चाहिए? केंद्र सरकार। नंबर 5, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति अथवा कमांडर होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन में सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन सी आएंगी देखना। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को शपथ, नियुक्ति और त्यागपत्र। केंद्र सरकार से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त भी करता है, शपथ भी दिलाता है और त्यागपत्र भी स्वीकार करता है। केंद्र सरकार से जुड़े जितने भी पुरस्कार, सम्मान, उपाधियां हैं वो भी भारत का राष्ट्रपति ही प्रदान करता है। और भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति अथवा कमांडर होता है। तो ये तो हो गई बेटा कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका। अब हम चर्चा करते हैं विधायिका शक्तियों पे। विधायिका शक्तियां कह सकते हैं या व्यवस्थापिका की शक्तियां कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक एक को देखना है। नंबर 1, राष्ट्रपति संसद में भाषण व अभिभाषण देता है। सत्र के आरंभ में, जब सत्र की शुरुआत हो और वर्ष के प्रारंभ में भारत का राष्ट्रपति संसद में भाषण और अभिभाषण देगा। ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। चूंकि बेटा मैं पहले बता चुका हूं, लोकसभा हमने पढ़ी है, राज्यसभा ही पढ़ी है। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। और राज्यसभा मैंने बताया था अनुच्छेद 82 के तहत
कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये मनोनयन की शक्ति हो गई। नंबर 3, अनुच्छेद 108 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा इसमें? संसद का संयुक्त अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में, उसको बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर ये नहीं है, दोनों ही नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। बेटा ध्यान रखना है, रियर मैटर में, गंभीर मामलों में, देश हित के मामलों में ही संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि अब तक केवल 3 बार ही संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को, अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ध्यान रखना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, एक तो धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं हो सकता है। अब तक केवल 3 संयुक्त अधिवेशन या 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। कब कब? 1961, 1978, 2002। 61 दहेज हत्या निरोधक कानून, 1978 बैंकिंग सुधार, 2002 संदेहपूर्ण गिरफ्तारी से संबंधित कानून। कितनी बार? 3 बार अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल या संसद का संयुक्त अधिवेशन बनाया। 61 में दहेज हत्या निरोधक कानून बनाया गया, दहेज लेना और दहेज देना दोनों को ही कानूनन जुर्म घोषित किया गया। 78 में बैंकिंग सुधार और 2002 में संदेहपूर्ण गिरफ्तारी से संबंधित कानून बनाए गए। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख करने वाला अनुच्छेद है 108। आगे बढ़ते हैं। विधायिका शक्तियों में पहला भाषण अभिभाषण, दूसरा मनोनयन, तीसरा 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब आगे चलते हैं बेटा। 4 नंबर अनुच्छेद 123, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में न हो, देश को किसी आपात कानून की आवश्यकता पड़ जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो भी आदेश जारी करता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, इसकी सामान्य अवधि 42 दिन यानी कि 6 सप्ताह होती है। आपातकाल में 6 माह तक होती है। 42 दिन में संसद अपने साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है और अपने विशिष्ट बहुमत से इसे कानून बना सकती है। दोबारा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जिसकी सामान्य अवधि 6 सप्ताह या 42 दिन होगी। 42 दिन में संसद साधारण बहुमत से या तो अध्यादेश को समाप्त कर दे या फिर
जरूरी है, कानून बनाना है, तो अपने विशिष्ट बहुमत से कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। आगे बढ़ते हैं बेटा, अनुच्छेद 111 111 ये कहता है कि संसद से पारित होकर आने वाले विधेयक राष्ट्रपति के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? राष्ट्रपति के पास आते हैं। और राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों के लिए 3 विकल्प होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद कोई बिल या विधेयक स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के पास आता है, यह अनुच्छेद 111 में है। राष्ट्रपति के पास कोई बिल आ गया तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। नंबर 1, हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर कर दिया, बिल कानून बन गया। वापस लौटा दे, वापस किसको लौटा दे? लोकसभा से आया है तो लोकसभा को, राज्यसभा से आया है तो राज्यसभा को लौटा सकता है बदलाव के लिए। 44वां संशोधन हुआ, समझना बेटा इंपॉर्टेंट बात है। 44वां संशोधन हुआ 1978 में, मोरारजी देसाई के समय हुआ था, और यह व्यवस्था कर दी कि वापस लौटाए गए बिल को संसद पुनः लौटा दे, परिवर्तन करे भी नहीं और कर भी दे, वापस पुनः लौटा दे, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। हस्ताक्षर के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। तो 2 विकल्प हो गए, पहला हस्ताक्षर कर दे, दूसरा वापस लौटा दे। तीसरा, भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख ले, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख ले, तो समय निकलेगा, 70 निकल जाएगा, 70 निकल जाएगा तो क्या होगा? वो उसका जेबी वीटो कहलाएगा। जेबी वीटो, जेब का अधिकार। और भारत में जेबी वीटो का पहली बार प्रयोग 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर, डाकघर संशोधन विधेयक पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। समझना, जेबी वीटो का प्रथम प्रयोग 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। विधेयक का नाम था डाकघर संशोधन विधेयक। आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा की है। 2 प्रकार की शक्तियां, सामान्यकालीन, आपातकालीन। सामान्यकालीन 4 प्रकार की हैं, कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक। हमने सामान्यकालीन पढ़ना शुरू किया, कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी और विधायिका शक्तियां पढ़ी। कल की जो क्लास होगी, अगली जो अपनी क्लास होगी, उसमें हम वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।